हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। फ्यू मिनट सीरीज के अंदर जहां तक हिस्ट्री कंसर्न है, लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश चार्टर्स, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को। रिपीटेड थीम है, हर साल क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, और आप जानते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दी ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन अफेयर्स। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन अफेयर्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स दिए गए, लेकिन जल्द ही ये रियलाइज किया गया कि ये पावर्स इनइफेक्टिव हैं। सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को विज़-वी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रिड्यूस कर दिया गया, और इसी के साथ साथ कंपनी की जो इंडियन टेरिटरीज हैं उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। नॉट ओनली दिस, एक 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड इट वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंडन। जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स कंसर्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज हैविंग दी सुपरवाइजरी पावर्स। आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को शुरू कर रहे हैं, और आप यहां देखेंगे कि हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 किस बैकग्राउंड में लाया गया है ना, अंडर व्हाट कंडीशंस, क्योंकि इससे हम इसके प्रोविजंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और प्रोविजंस का जो सिग्निफिकेंस या इंपैक्ट है हम उसको भी ब्रीफली कवर करेंगे। साथ ही साथ में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो वीडियो के एंड में ऐड कर दिया गया है, तो जब हम एक बार हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, वंस वी आर डन डिस्कसिंग दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड इफ यू आर रियली एंजॉइंग दिस सीरीज, यू आर लर्निंग अ लॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट रियली मोटिवेट्स। कुछ फीडबैक है कि किस तरीके से इंप्रूवाइज कर सकते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें, आप देखेंगे कि ये तब लाया गया जब ब्रिटेन और इंडिया दोनों के अंदर ही मेजर सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर मेयरली अ ट्रेडिंग कंपनी। सो इट वॉज नॉट मेयरली अ ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेरिटरीज को कंट्रोल कर रही थी, एंड ये इंडिया के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, आप यहां पे देखेंगे मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। उसी के साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वाज बेसिकली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स इंडियंस, एंड इसी के साथ साथ में एक्सप्लॉयटेशन वाज ऑनगोइंग। सो ब्रिटेन के अंदर जो राइजिंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म है ना, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटेन की कंडीशन की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे 1720s 1730s के अंदर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और हम देखते हैं कि 1813s की जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट अपने पीक पे था। दूसरी तरफ आप यहां पे एक और चीज नोटिस करेंगे, हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ वन जो हैं, उन्होंने जहां तक ईस्ट के साथ ट्रेड कंसर्न्ड है उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी थी, EIC को मोनोपोली दे दी थी। स्टार्टिंग में ये कुछ 15 ईयर्स की ली थी, फिर 1609 में किंग जेम्स वन जो हैं उन्होंने इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया, जब तक कि कोई फर्दर चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट के साथ तो मोनोपोली है, बट अभी भी जो बाकी मर्चेंट्स हैं दे वर हैप्पी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये यूरोप के साथ ब्रिटेन का जो ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें यहां पे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि यूरोप के अंदर पोस्ट दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, राइज ऑफ नेपोलियन, एंड नेपोलियन बहुत तेजी से मिलिट्री कैंपेन्स के वाया यूरोप में टेरिटरीज को एक्वायर कर रहा था, और यूरोप में काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो इसकी एलाई बन गई थी।
अब ये एक और चीज नोटिस करनी होगी कि ब्रिटेन और फ्रांस दे वर ट्रेडिशनल राइवल्स। सो ये जो पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रांस है और इसका जो राइज है, इससे ब्रिटेन खुश नहीं था। सो ब्रिटेन वॉज बेसिकली फंडिंग दी एंटी नेपोलियन और एंटी फ्रांस अलायंसेस। एंड कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो नेपोलियनिक वॉर्स के अंदर नेपोलियन के जो एनिमीज हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। नेपोलियनिक वॉर्स 1803 से 1815 के बीच में। सो एक तो ब्रिटेन और फ्रांस एनिमीज हैं, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज है, फ्रांस का जो राइज है अंडर नेपोलियन, इट वॉज बिकमिंग अ थ्रेट फॉर ब्रिटेन। और ऐसे में जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं जो 1803 से 1815 के बीच में हमें ब्रिटेन यूरोप में देखने को मिले बिटवीन फ्रांस एंड दी अदर यूरोपियन पावर्स, इनके अंदर ब्रिटेन जो एंटी नेपोलियनिक अलायंसेस हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। तो अब नेपोलियन क्या करे? बैटल ऑफ ट्रफलगार के बाद में नेपोलियन को यह समझ आ गया था कि ब्रिटेन पे डायरेक्टली वो अटैक नहीं कर सकता, मिलिट्री अटैक नहीं कर सकता। बट हां, यहां पे नेपोलियन जो है आप देखेंगे ही केम अप विद द आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन का जो ट्रेड होता है उसके लिए एक ब्लॉकेड था। सो इट वाज बेसिकली अ ट्रेड ब्लॉकेड एज फार एज द ब्रिटिश ट्रेड विद द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप वाज कंसर्न्ड। और यहां पे नेपोलियन ने अपने एलाइज जो हैं उन्हें वार्न किया और बाकी यूरोपियन पावर्स को भी कि आप ब्रिटेन के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो कि बेसिकली एक ट्रेड ब्लॉकेड था, इसके वाया नेपोलियन इंग्लिश इकोनॉमिक पोजीशन जो है उसे कमजोर करना चाहता था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट हो और वो एंटी नेपोलियनिक जो अलायंसेस उन्हें सपोर्ट ना करें और नेपोलियनिक वॉर से विड्रॉ कर लें। अब यहां पे आप क्या देखेंगे कि अभी तक जो मर्चेंट्स यूरोप के साथ ट्रेड के वाया अपना गुजारा कर रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, दे वर कंसर्न्ड। सो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि जो एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका का ट्रेड है आप इसे ओपन अप कर दें, आप इसे लिबरलाइज कर दें ताकि बाकी मर्चेंट्स भी यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएं, क्योंकि अब यूरोप के साथ तो हम ट्रेड कर नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है। इसी के साथ साथ में आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम इंग्लैंड की और बात करें तो यहां पे बेसिकली जो इवेंजेलिकल मूवमेंट है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, वो तेजी से जोर पकड़ रहा था। और इवेंजेलिकल मूवमेंट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि जो इंडियन टेरिटरीज हैं आप उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए ओपन अप कर दें ताकि यहां पे क्रिश्चियनिटी को हम स्प्रेड कर पाए। तो ये पूरी सिचुएशन है। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मेयरली अ ट्रेडिंग कंपनी नाउ, it was basically controlling sufficient amount of territories and it had become a political power in case of India. But ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इन जनरल करप्शन, इनएफिशिएंसी, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंडियंस एंड एक्सप्लॉयटेशन बहुत क्लियर था, जिसको कई सारे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस क्रिटिसाइज कर रहे थे एंड ब्रिटेन के अंदर जो राइजिंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म का ट्रेंड है वो भी क्रिटिसाइज कर रहा था। तो यहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत थी, नो डाउट अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटेन के अंदर अगर हम देखें तो आप यहां पे देखेंगे कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिस्टम और कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड पॉलिसी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके वाया इंग्लैंड के मर्चेंट्स अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। और नेपोलियन ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि ब्रिटेन के ऊपर अगर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे तो ब्रिटेन नेपोलियनिक वॉर से विड्रॉ कर लेगा, which will strengthen the position of Napoleon and France in Europe, and also a challenge will be presented to the traditional rival of France, that is Britain. But अब ब्रिटिश मर्चेंट्स, ब्रिटिश मर्चेंट्स जो हैं वो इंडियन ट्रेड में इंटरेस्टेड थे।
तो ये पहुंच गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चली आ रही है 1600 से, आप उसे रिवोक करें। इंडिया के साथ जो ट्रेड है या अफ्रीका और अमेरिका के साथ ट्रेड है, आप इसे ओपन अप करें ताकि बाकी मर्चेंट्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। इसी के साथ साथ में इंग्लैंड के अंदर इवेंजेलिकल मूवमेंट के चलते क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का भी प्रेशर था और कहा गया कि इंडियन टेरिटरीज को ओपन अप करो क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए, ताकि वहां पे हम कन्वर्जन एक्टिविटीज को ओपनली कैरी आउट कर पाए। और इसी के चलते आपका 1813 का जो चार्टर है वो हमको देखने को मिलता है। सो बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या जिसको ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1813 के नाम से जानते हैं, इसके प्रोविजंस को देखते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, जहां पे कंपनी के चार्टर को रिन्यू कर दिया गया और कंपनी का इंडिया में जो रूल है उसे अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 1833 तक। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर एक प्रोविजन था जहां पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी को एक अनडाउटेड मैनर के अंदर असर्ट किया गया एज फार एज द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कंसर्न्ड। आप यहां पे और क्या देखेंगे, एक तो हम यहां पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे केवल एक सुपरवाइजरी पावर दिया गया था, फिर से इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के वाया कंपनी को एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रिड्यूस किया गया और कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी को अनडाउटेड मैनर में असर्ट कर दिया गया है। तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंडली, आप यहां पे देखेंगे एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। तो हम क्या देख रहे थे कि 1600 से जहां तक इंडिया के साथ इंग्लैंड का ट्रेड कंसर्न्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। स्टार्टिंग में 15 ईयर्स के लिए दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, और बाद में किंग जेम्स फर्स्ट जो हैं उन्होंने 1609 में इसको एक्सटेंड कर दिया टिल इनडेफिनेट पीरियड, एंड जब तक कि फर्दर मॉडिफिकेशंस नहीं किए जाते हैं। लेकिन अब नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के चलते इंग्लिश मर्चेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ये ब्रिटेन के जो कैपिटलिस्ट हैं, ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें एक अपर हैंड दे देगा, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस होंगे अपने सामान को इंडिया, अफ्रीका या अमेरिका में बेचने के लिए। तो इस प्रेशर के चलते क्या किया गया, जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय करेगी एज फार एज द ट्रेड इन टी वॉज कंसर्न्ड एंड ट्रेड विद चाइना वॉज कंसर्न्ड। रेस्ट अदर एरियाज के अंदर हम क्या देखते हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी ब्रिटेन के जो बाकी मर्चेंट्स हैं जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी अब इंडिया के साथ ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, आप देखोगे इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद द cheap machine made British goods, and it led to deindustrialization in India. Basically it ruined the Indian industries, especially the textile sector. इसको नोट कीजिएगा, बिकॉज हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्रिटेन के चीप मशीन मेड गुड्स से कॉम्पीट नहीं कर सकते थे। कुछ रिफॉर्म्स भी देखने को मिले, जैसे आप देखेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फार एज द एजुकेशन इन इंडिया इज कंसर्न्ड, इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के वाया अंडरस्कोर किया गया। कहा गया कि कंपनी को एनुअली, सालाना 1 लाख रुपीज साइड में रखने हैं और इन्हें खर्च करना है इंडिया के अंदर एजुकेशन, लिटरेचर, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ में लर्नेड इंडियन नेटिव्स जो हैं उन्हें एंकरेज करने के लिए। सो इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन वॉज अंडरस्कोर्ड। तो एक अच्छा रिफॉर्म है ये।
इसके बाद में आप यहां पे क्या देखेंगे कि अभी तक जहां तक रिलीजियस मैटर कंसर्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर रही थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बट जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटेन के अंदर इवेंजेलिकल मूवमेंट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर था और अब कहा गया कि न केवल कंपनी की टेरिटरीज जो हैं इन पे ब्रिटिश क्राउन की अनडाउटेड सॉवरेंटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, बल्कि कहा गया कि आप इन टेरिटरीज को ओपन अप कर दीजिए क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं ये अब यहाँ पे एजुकेशन के लिए काम कर सकते थे, सोशल रिलीफ, सोशल वर्क कर सकते थे और इसी के साथ साथ में कन्वर्जन एक्टिविटीज को भी कैरी आउट कर सकते थे। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ न्यूट्रल स्टांस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज फार एज द रिलीजियस मैटर्स वर कंसर्न्ड। एक और मेजर रिफॉर्म यहां पे किया गया, कहा गया कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके लिए 2 अकाउंट्स मेंटेन होंगे। एक सेपरेट अकाउंट कंपनी के जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, और दूसरा जो अकाउंट है वो बेसिकली कंपनी के टेरिटरी से जो रेवेन्यू आता है उसके रिस्पेक्ट में। इसी के साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के वाया, उसे जहां तक यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया कंसर्न्ड है उनके रिस्पेक्ट में और पावर्स भी दे दिए गए। तो यहां पे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर क्या नोट कर रहे हैं, एक, ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन विज़-अ-वी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश क्राउन कमजोर होती जा रही है इंडिया के अंदर। 1813 के चार्टर ने ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी को एक अनडाउटेड मैनर में असर्ट कर दिया है। एंड दो, कंपनी के रूल को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे, जो मोनोपोली थी, जो प्रिविलेज था, उसको सीवियरली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना तक। बट इसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, they were ruined because the Indian markets were flooded with the cheap machine made goods of Britain. Especially the textile sector was the worst affected. इसी के साथ साथ में आप क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म देखने को मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन वॉज अंडरस्कोर्ड। बट आप देखोगे कि 1813 से लेकर के 1835 तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि इस पैसे को कहां खर्च करना है और कैसे करना है। दूसरा, आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि अभी तक कंपनी जो है वो रिलीजियस मैटर्स में न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर रही थी, लेकिन अब क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए इंग्लिश टेरिटरीज को ओपन अप कर दिया गया एंड नाउ ये यहां पे इजीली कन्वर्जन एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते थे। रेवेन्यू मैटर में एक रिफॉर्म देखने को मिला है विच इज प्रेजवर्दी। कंपनी के जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं और जो कंपनी के टेरिटरीज से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उनके लिए सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन करना था। सो ये मेन प्रोविजंस हैं, इनके इंपैक्ट को भी हमने डिस्कस किया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी 1813 के चार्टर के रिस्पेक्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. Which of the statements above is or are correct? आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो करेक्ट आंसर है वो आपको मंडे को कमेंट सेक्शन में पिन अप मिल जाएगा। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का हमारा बैच 2 बहुत ही जल्दी लाइव होगा। यहाँ पे एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आप अगर यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर जो है उसका लाभ उठाना चाहते हैं, है ना, तो आप प्री 2025 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली 15% ऑफ मिल जाएगा एंड सो एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 6,800 यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, लाइव कवरेज ऑफ द कॉन्टेंट for all subjects. Along with that, comprehensive coverage of the current affairs, mentorship session by faculty and selected candidates, 7 full-length tests for practice and special classes on economic survey, budget, CSET and maps. So,
स्लीपी क्लासेस का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स टॉपर्स वाउच करते हैं इसके लिए। अगर आप सीरियस हैं 2025 के अटेम्प्ट के लिए एंड आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाए, है ना, यू फील दैट यू आर इन नीड ऑफ वन, डू एनरोल। आप टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे सुबह 9 बजे से यानी 9 AM से लेकर शाम को 5 बजे तक 5 PM तक कॉल करके टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।